NIOS 10th सोशल साइंस बुक 1 चैप्टर 2 मध्यकालीन विश्व। इस पाठ को समझने के बाद हम 1. मानव समाज के क्रम विकास के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में मध्यकाल का विश्लेषण कर सकेंगे। 2. रोमन साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक संगठन में होने वाली परिवर्तनों का उल्लेख कर सकेंगे। 3. पश्चिमी यूरोप में व्याप्त सामंतवाद के राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक आर्थिक पहलुओं की व्याख्या कर सकेंगे। 4. पश्चिम एशिया में इस्लाम धर्म, समाज और राजतंत्र व्यवस्था के क्रम विकास की चर्चा कर सकेंगे। 5. भारत में मध्यकाल के दौरान राजनीतिक संगठन की विशिष्टताओं को चिन्हित कर सकेंगे। 6. मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कर सकेंगे और यह विश्लेषण कर सकेंगे कि कैसे मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन संश्लेषण की एक अनूठी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रश्न 1. मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। अथवा मुगल काल में राजस्व वसूली का क्या प्रावधान था, स्पष्ट करें। उत्तर: मुगल साम्राज्य में खासकर अकबर के शासनकाल में राजस्व वसूली की पद्धति में दूरगामी परिवर्तन आए। अब राज्य और किसान या जागीरदार जैसे भूस्वामी वर्ग के साथ कोई मनमाना संबंध नहीं रहा। जमीन की उर्वरता का भी हिसाब रखा गया। उसके बाद बाजार की तत्कालीन कीमत के आधार पर राज्य के हिस्से का नकद मूल्य आंका गया। इसी के अनुरूप नकद के रूप में राजस्व तय किया गया। यह कृषि का वाणिज्यीकरण का दौर था और राज्य नकदी फसल को बढ़ावा देता था। राज्य ने उन इलाकों में भी खेती को बढ़ावा दिया जहां उस वक्त तक खेती नहीं होती थी या जंगल थे। प्रश्न 2. हजरत मोहम्मद और उनके अनुयायियों के मक्का छोड़कर मदीना जाने को क्या कहते हैं? उत्तर: हजरत मोहम्मद और उनके अनुयायियों के मक्का छोड़कर मदीना जाने को हिजरत कहते हैं। प्रश्न 3. रोमन साम्राज्य के पतन के बाद के परिवर्तन क्या थे? उत्तर: रोमन साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में बंट चुका था। पश्चिमी प्रांतों की राजधानी रोम था जबकि कुस्तुनतुनिया पूर्वी प्रांतों की राजधानी बना। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सन 330 ईस्वी में बैजेंतिया के पुराने यूनानी शहर में पूर्वी क्षेत्रों की नई राजधानी स्थापित की थी। नई राजधानी उसके नाम पर कुस्तुनतुनिया के रूप में जानी गई। पश्चिमी हिस्से में साम्राज्य के पतन के करीब 1000 साल बाद भी पूर्वी हिस्से में रोमन साम्राज्य टिका रहा। यह पूर्वी रोमन साम्राज्य या बैजेंतिया साम्राज्य के नाम से जाना गया। प्रश्न 4. पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद किनको पहला खलीफा बनाया गया? उत्तर: पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद अबू बकर को पहला खलीफा बनाया गया। प्रश्न 5. किसने तपेदिक की संक्रामक प्रकृति की खोज की? उत्तर: इब्न सीना ने तपेदिक की संक्रामक प्रकृति की खोज की। प्रश्न 6. किस चिकित्सक ने खसरा और चेचक के बीच फर्क खोजा? उत्तर: अलराजी चिकित्सक ने खसरा और चेचक के बीच फर्क खोजा। प्रश्न 7. इस्लाम के साथ बहुत सी समानता रखने वाले दो धर्म कौन से हैं? उत्तर: इस्लाम के साथ बहुत सी समानता रखने वाले दो धर्म यहूदी और ईसाई धर्म हैं। प्रश्न 8. मुगलों के आगमन के बाद भारत में होने वाले परिवर्तन को बताएं। उत्तर: मुगलों के आगमन ने एक नए युग की शुरुआत की थी। राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर उदारता, सहनशीलता और एकता की भावना बढ़ती गई। कला की विभिन्न विधाओं में भारतीय और मुस्लिम कला का संरक्षण देखने को मिलता है। स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य, कला और धार्मिक वातावरण समन्वय की भावना देखने को मिली है। प्रश्न 9. मध्य युग को समझाए। उत्तर: मध्यकाल को मध्ययुग भी कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, यह वह काल है जो प्राचीन काल के बाद और आधुनिक काल से पहले आता है। मध्यकाल मानव समाज के क्रम विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसका अध्ययन उसकी अपनी विशेषताओं के लिए किया जाना चाहिए। सिर्फ यही बात नहीं है, मध्यकाल की उपलब्धियों और गौरव आधुनिक काल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। एक मायने में आधुनिकता की जड़ मध्यकालीनता में है। मध्य युग का शब्द यूरोप वासियों ने 17वीं सदी में गढ़ा, क्योंकि उन्होंने इसे प्राचीन यूनानी और रोमन क्लासिकी काल और अपने आधुनिक काल के बीच व्यवधान के एक लंबे और अंधकारमय काल के रूप में देखा। लेकिन मध्यकाल पूरी दुनिया के लिए अनिवार्यतः कोई व्यवधान या अंधकारमय काल नहीं था। इस्लामी जगत के लिए यह एक ऐसा काल था जब एक सभ्यता का जन्म हुआ और वह परवान चढ़ी और अपनी बुलंदियों पर पहुंची। भारत में मध्यकाल मेलजोल और संश्लेषण का युग था। पुरानी और नई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं आपस में घुली मिली। घुलने मिलने और संश्लेषण की इस प्रक्रिया से सहअस्तित्व और सहिष्णुता का एक अनूठा सांस्कृतिक रुझान उभरा, जो मध्यकालीन भारत की पहचान बन गया। यूरोप में भी तस्वीर इतनी स्याह नहीं थी,
जितना कभी कभी समझा जाता है। बेशक वहां मध्यकाल की शुरुआत में भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां काफी कम थीं, लेकिन बाद में यूरोपवासियों ने अपने जीवन स्तर में बहुत सुधार किया। उन्होंने ज्ञान विज्ञान की नई संस्थाएं और चिंतन की नई प्रणालियां विकसित की और वे साहित्य एवं कला में बहुत उन्नत स्तर पर पहुंचे। दरअसल उस समय जो नए विचार उभर कर आए, उन्होंने न सिर्फ यूरोप को रूपांतरित किया, बल्कि बाद में शेष दुनिया को भी प्रवाहित किया। प्रश्न 10। इस्लाम की प्रमुख शिक्षाओं पर चर्चा करें। उत्तर। इस्लाम की शिक्षाएं। 1। इस्लाम का अर्थ है ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण करना। 2। इस्लाम के अनुसार ईश्वर एक है। 3। मोहम्मद साहिब महानतम पैगंबर है। 4। पवित्र जीवन व्यतीत करना इस्लाम की शिक्षा का महत्वपूर्ण सार है। 5। निश्चित समय पर नमाज और रोजा रखना चाहिए। प्रश्न 11। मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर। 1। दिल्ली सल्तनत और साथ ही मुगल साम्राज्य किसानों के कृषिगत उत्पादन के अधिशेष था, जिसकी वसूली राजस्व के रूप में की जाती थी। मुगल साम्राज्य में, खासकर अकबर के शासनकाल में राजस्व वसूली की पद्धति में दूरगामी परिवर्तन किए गए। अब राज्य और किसान या जागीरदारों जैसे भूस्वामी वर्ग के साथ कोई मनमाना संबंध नहीं रहा। जमीन की अब पैमाइश की गई और उसके रकबे के मुताबिक भू राजस्व निर्धारित किया गया। 2। जमीन की उर्वरता का भी हिसाब रखा गया। उसके बाद बाजार की तत्कालीन कीमत के आधार पर उत्पादन में राज्य के हिस्से का नकद मूल्य आंका गया। इसी अनुरूप नकद के रूप में राजस्व तय किया गया। यह कृषि के वाणिज्यीकरण का दौर था और राज्य नकदी फसल को बढ़ावा देता था। राज्य ने उन इलाकों में भी खेती को बढ़ावा दिया, जहां उस वक्त तक खेती नहीं होती थी या जहां जंगल थे। उसने उद्यमी किसानों को प्रोत्साहन दिए। राज्य ने फसल नष्ट होने पर कर्ज दिए और राजस्व वसूली में राहत दी। 3। गुप्त वंश के बाद व्यापार और वाणिज्य में बहुत गिरावट आई थी। इसमें भी सुधार हुआ। एक लंबे समय तक गिरावट सहने के बाद शहरी केंद्र फले फूले। इस नए शहरीकरण के कारण 13वीं और 14वीं सदी में व्यापार में इजाफा हुआ। इन शहरी केंद्रों को जोड़ने वाला सड़कों का एक बड़ा जाल अस्तित्व में आया। इसने व्यापार में मदद की। दिल्ली, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों का महत्व बढ़ा। पंजाब से पश्चिम और मध्य एशिया के बाजारों में माल भेजे जाते थे। 4। मुगलों ने जो राजनीतिक स्थिरता और अपेक्षाकृत शांति का वातावरण कायम किया था, उससे साम्राज्य के किन्हीं 2 शहरों के बीच का स्तर ऊंचा था और उसमें ईमानदारी बरती जाती थी। सेठ, बोहरा और मोदी लंबी दूरी का व्यापार करते थे, जो खासकर खाद्य पदार्थों का व्यापार करते थे। सर्राफ या मुद्रा बदलने वाले भी थे जो हुडियां जारी करते थे। हुडी एक साख पत्र थी, जिसकी अदायगी बाद में एक तय जगह पर की जा सकती थी। इसने देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मालों को लाने ले जाने में मदद की, क्योंकि इसने दूर के इलाकों में मुद्रा का संचलन आसान बना दिया। प्रश्न 12। मध्यकाल में राजनीतिक पहलू को समझाए। उत्तर। पश्चिम में रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद जर्मन लोगों के परवर्ती राज्यों ने एक हद तक राजनीतिक स्थिरता कायम की। दरअसल इनमें से एक राज्य ने तो एक महान राजा शॉलमीन के काल में एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया। यह कैरोलिंगियाई साम्राज्य था, जो 9वीं सदी के मध्य में फिर से हो रहे बाहरी हमलों की वजह से बिखरने लगा। इससे हुई राजनीतिक उथल पुथल से एक नई किस्म की राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद राजनीतिक प्रभुसत्ता का एक श्रेणीबद्ध संगठन था। अगर इसकी तुलना सीढ़ी से की जाए, तो हम इस श्रेणीबद्ध ढांचे को आसानी से समझ सकेंगे। इस व्यवस्था में शीर्ष पर राजा खड़ा था। उसके नीचे खड़े थे बड़े सामंत, जो ड्यूक और अर्ल के नाम से जाने जाते थे। उनके नीचे खड़े थे छोटे सामंत, जो बैरन के नाम से जाने जाते थे। उनके नीचे नायक थे, जो शायद सामंतों की निम्नतम कोटि में आते थे। सिर्फ सामंत राजा से अपना अधिकार पाते थे। वे अपने छोटे सामंत को अधिकार प्रदान करते थे और यह सिलसिला नीचे तक चलता जाता था। हर स्तर पर सामंत अपने से ऊपर वाले के प्रति निष्ठा जताते थे और उससे अधिकार पाते थे और अपने से बड़े के मातहत जागीरदार कहलाते थे। सामंत और मातहत अर्थात बड़े और छोटे सामंत के बीच के रिश्तों का यह स्वरूप पदानुक्रम की सीढ़ी के शीर्ष से लेकर नीचे तक समान था। सामंत अपने अपने क्षेत्रों में सर्वशक्तिमान होते थे। जहां रोमन साम्राज्य में सारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थीं। इस व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता व्यापक रूप से विकेंद्रित थी। नए सामाजिक राजनीतिक ढांचे की एक अनूठी विशेषता यह थी कि सामंत और मातहत के बीच का संबंध निजी प्रकृति का था।
सामंत और उसके मातहत के बीच रिश्ता बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा अनुष्ठान होता था। अनुष्ठान में मातहत जागीरदार जिंदगी भर सामंत की सेवा करने की कस्में खाता था। इसी के साथ वह सामंत का संरक्षण कबूल करता था। संरक्षण महत्वपूर्ण था क्योंकि वह उथल पुथल और अस्थिरता का दौर था। प्रश्न 13। मध्यकाल में किसान किस प्रकार भूदास बने? उत्तर, राजनीतिक हलचल और अशांति के दौर में किसानों ने सामंतों की ही तरह संरक्षण पाना चाहा। यह एक आम आर्थिक संकट का दौर था और मुक्त किसानों के पास आम तौर पर कम संसाधन थे। उनके पास अपने खेत नहीं थे और न ही खेती बाड़ी के औजार थे। वे बीज खरीदने की स्थिति में भी नहीं थे। इन सब के लिए और संरक्षण पाने के लिए मुक्त किसानों ने सामंतों की तरफ रुख किया। उन्होंने सामंतों के पास अपनी आज़ादी गिरवी रख दी और जमीन से बंध गए। बाद में ऐसे कानूनी प्रावधान किए गए जो किसानों को जमीन से हटने या सामंतों को छोड़कर कहीं और जाने से रोकते थे। जब जर्मनिक कबीले रोमन समाज के संपर्क में आए तो उनके अभिजातों ने अपने कबीले के किसानों को भी इसी हैसियत में पहुंचा दिया। उसके बाद जब भी मुक्त किसानों ने शक्तिशाली रोमन भूस्वामियों या जर्मनिक सरदार से संरक्षण मांगा तो उन्हें अपनी आज़ादी खोनी पड़ी। किसानों की आज़ादी खत्म होने की इस प्रक्रिया के साथ साथ स्थानीय स्तर पर बड़े सामंतों, योद्धा सरदारों और जर्मनिक सरदारों की राजनीतिक और आर्थिक ताकत भी बढ़ती गई। ऐसी स्थिति में जब मजबूत और केंद्रीकृत राज्य का वजूद नहीं था, किसान पूरी तरह कुलीन भूस्वामियों के रहमोकरम पर थे। इन सामंतों के पास सशस्त्र शक्ति भी थी। वे इसका इस्तेमाल किसानों को धमकाने सताने में करते थे। इसके अतिरिक्त उनके पास असीम राजनीतिक और न्यायिक अधिकार भी थे। वे उनका इस्तेमाल किसानों को झुकाने और अपने ऊपर आश्रित करने में करते थे। जमीन से बंधे और सामंतों के पूरी तरह अधीन मध्यकालीन यूरोप के इन आश्रित किसानों को भूदास कहा जाता है। प्रश्न 14। इस्लाम का प्रसार किस प्रकार हुआ? उत्तर, हजरत मोहम्मद के निधन के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकार के बारे में अरबों में कोई स्पष्ट समझ नहीं थी। वास्तव में इस नवजात धार्मिक समुदाय के विखंडन का खतरा पैदा हो गया था। लेकिन हजरत मोहम्मद के कुछ निकटतम अनुयायियों ने उनके श्वसुर अबू बकर को उनका खलीफा या उत्तराधिकारी चुनकर उसे इस खतरे से उबार लिया। उसके बाद से एक लंबे काल तक खलीफा को तमाम मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता माना जाता रहा। खलीफा बनने के तुरंत बाद अबू बकर ने उन तमाम अरब कबीलों के खिलाफ सैनिक अभियान शुरू किया जिन्होंने हजरत मोहम्मद के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी का प्राधिकार मानने से इनकार कर दिया था। यह सैनिक अभियान बेहद सफल रहा। इसने इसके बाद उत्तर की दिशा में इस्लाम को अरब की सीमाओं से आगे बढ़ाया। आश्चर्य की बात है कि उन्हें इन सैनिक अभियानों में बैजंतिया और फारस जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों की ओर से बेहद कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अबू बकर के निधन के बाद उमर खलीफा बने। उमर ने पड़ोस के साम्राज्यों पर हमला करने का सिलसिला जारी रखा। अरब सेना को लगातार सफलता मिलती गई। जल्दी ही अरबों ने पूरे सीरिया पर और एथियोक, दुश्मिक तथा यरूशलेम के प्रमुख शहरों पर कब्जा कर दिया। उन्होंने फारस की सेना को परास्त कर दिया। 651 ईस्वी तक संपूर्ण फारस पर अरबों का कब्जा हो चुका था। अरब बैजतिया साम्राज्य से मिस्र छीनने में कामयाब रहे। इसके बाद वे पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका की ओर बढ़े। यहाँ से वे 71 ईस्वी में स्पेन में घुसे। उन्होंने लगभग समूचे स्पेन को जीत लिया। इस तरह एक सदी से कम समय में इस्लाम ने प्राचीन फारस को पूरा और पुराने रोमन जगत का ज्यादातर हिस्सा जीत लिया। इतिहासकारों ने अक्सर अरबों की इस जीत के पीछे के कारणों पर आश्चर्य जताया है। कुछ मानते हैं कि यह मजहबी जोश और इस्लाम के प्रसार की धुन थी जिसने अरबों को प्रेरित किया। लेकिन अब अधिकाधिक इतिहासकारों की दलील है कि जहां धर्म ने अरबों को एकताबद्ध रखने में भूमिका निभाई, वहीं जिस चीज ने उन्हें रेगिस्तान से निकलकर बाहर जाने के लिए वास्तव में प्रेरित किया वह वास्तव में समृद्ध क्षेत्र और माले गनीमत यानी बुद्धों में लूटी गई दौलत था। बैजंतिया और फारस जैसे उनके दुश्मनों की कमजोरी ने भी अरबों की मदद की। अमर के बाद उस्मान खलीफा बने, लेकिन उस्मान मजबूत नेता नहीं थे। उनके अनेक विरोधी भी थे। उनकी हत्या कर दी गई और पैगंबर के चचेरे भाई एवं दामाद अली को खलीफा बनाया गया। लेकिन जल्दी ही अली की भी हत्या कर दी गई और उस्मान के समर्थक प्रभुत्वशाली पक्ष बनकर उभरे। उसके बाद से मुसलमानों में दरार है। अली के अनुयायियों ने एक अलग पंथ बना लिया और शिया कहलाए, बाकी मुसलमान सुन्नी कहलाए। अली की मौत के बाद उमैया परिवार के एक सदस्य ने खिलफत संभाली। उस्मान इसी परिवार के थे। उमैया वंश 950 ईस्वी तक शासन करता रहा।
बैजंतिया साम्राज्य की राजधानी पर जबरदस्त हमले में असफलता के बाद उनकी ताकत कमजोर पड़ गई। उमय्या वंश के पतन के बाद अब्बासियों ने सत्ता संभाली। जहां उमय्या ने अपनी ताकत सीरिया में केंद्रित की, वहीं अब्बासियों ने अपनी राजधानी बदलकर फारसी राजधानी के पास इराक में बगदाद को बनाया। फारसी क्षेत्र में राजधानी के स्थानांतरण के साथ ही अब्बासी शासन में फारसी तत्वों को प्रमुखता मिली। इस शासन के दौरान शुरुआत इस्लाम के समता और भाईचारे के उसूलों की समाप्ति हो गई। उसकी जगह निरंकुश राजशाही ने ले ली। उनके भव्य दरबार में बड़ा तामझाम था। दरबार की यह शान शौकत और कायदे कानून फारस की परंपराओं से उधार लिए गए थे। अब्बासी शिक्षा और साहित्य के बड़े संरक्षक थे। 10वीं सदी में अब्बासी सत्ता कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद विकेंद्रीकरण का एक विस्तृत दौर रहा। मंगोलों ने 1258 ईस्वी में बगदाद को नष्ट कर दिया। अराजकता का यह दौर तब तक जारी रहा जब तक सल्जूक तुर्कों ने बगदाद पर कब्जा नहीं कर लिया। उसने मुस्लिम साम्राज्य पर अरब शासन समाप्त कर दिया। बाद की सदियों में इस्लामी जगत पर तुर्कों का दबदबा रहा। प्रश्न 15। मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन पर प्रकाश डालिए। उत्तर। धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में मध्यकाल में विशेष परिवर्तन हुए। भक्ति आंदोलन की लहर ने जनमानस में ईश्वर भक्ति और आत्मशुद्धि का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन में उपासना और भक्ति द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सुझाया। इसमें कर्मकांड और बलि के स्थान पर शुद्धता और भक्ति पर जोर दिया। जाति व्यवस्था और ब्राह्मण के अधिकार को अपना निशाना बनाया। रामानंद, कबीरदास, रविदास, मीराबाई, गुरु नानक आदि संतों और महात्माओं ने जनमानस पर प्रभाव डाला। प्रश्न 16। मध्यकालीन भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में मध्यकाल में परंपराएं आपस में बहुत घुली मिली। धर्म के क्षेत्र में भक्ति और सूफी आंदोलन इसकी मिसालें हैं। भक्ति आंदोलन ने व्यक्तिगत उपासना और भक्ति से भगवान के साथ आत्मसात होने पर जोर दिया। यह आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा। इसने कर्मकांडों और बलि की जगह शुद्धता और भक्ति पर जोर दिया। इसने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के प्राधिकार पर सवालिया निशान लगाए। रामानंद, कबीर, रविदास, मीराबाई, गुरु नानक, तुकाराम और चैतन्य जैसे भक्ति आंदोलन के संतों ने जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला, जो आज भी जारी है। इनमें से कई संत ऐसे थे जिनके बड़ी संख्या में भक्त बने। उदाहरण के तौर पर गुरु नानक का पंजाब के लोगों पर गहरा असर पड़ा। उनके भक्तों का एक अलग पंथ बन गया जो सिख धर्म कहलाया और इस पंथ को मानने वाले लोगों को सिख कहा जाने लगा। इसी प्रकार सूफियों ने भी अकीदत और प्यार पर जोर दिया। उन्होंने सहिष्णुता और करुणा पर जोर दिया। सूफी, खासकर चिश्ती सिलसिले के सूफी राजपाट, पार्थिव और भौतिक वस्तुओं से अलग अलग रहे। उन्होंने बेहद सादी जिंदगी बिताई और आमजन के दुखों और चिंताओं में भागीदारी निभाई। नतीजतन आम लोगों, हिंदू मुसलमान दोनों पर उनका अच्छा प्रभाव था। सूफी और भक्ति आंदोलन के बीच बहुत संपर्क रहा। दोनों ने दार्शनिक विचारों का बहुत आदान प्रदान किया। वास्तव में दोनों परंपराओं ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सेतु का काम किया। भाषा, साहित्य, कला, वास्तुकला, संगीत और नृत्य पर भी विभिन्न परंपराओं के संश्लेषण की इस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ा, जहां फारसी और संस्कृत जैसी क्लासिकी भाषा फली फूली। इस काल का उल्लेखनीय विकास क्षेत्रीय भाषा का आगे बढ़ना रहा। अब हिंदी, बंगाली, राजस्थानी, उड़िया और गुजराती जैसी अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में परिपक्वता आई। साहित्यिक कृतियों में उनका इस्तेमाल होने लगा। तुलसीदास का रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, बंगाली में अलाल की रचना, मराठी में एकनाथ और तुकाराम की रचनाएं इसी काल में लोकप्रिय हुईं। मध्यकाल में कला और वास्तुकला भी फली फूली। मुगलों के काल में शाही कारखानों में तस्वीरें तैयार की जाने लगी। चित्रकारों को शाही खजाने से वेतन और वजीफे मिलते थे। चित्रकारी की मुगल शैली में ईरानी और भारतीय शैलियों को पूरी तरह आत्मसात किया गया। यह कुछ हद तक इस कारण भी हुआ है कि इस शैली के चित्रकारों ने राजपूताना, गुजरात एवं मालवा इत्यादि उन परंपराओं के तत्वों को शामिल किया जिससे वे आते थे। दासवंत, मुकुंद और केशव प्रसिद्ध चित्रकारों में से थे। अब्दुल समद और सैयद अली जैसे ईरानी उस्तादों की निगरानी ने ईरानी शैली का समावेश कराया। पांडुलिपियों वाले अलंकरण मुगल चित्रकारी की एक अन्य उत्कृष्ट उपलब्धि थी। मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक जीवन का एक अन्य मजेदार पहलू हिंद इस्लामी वास्तुकला में उजागर होता है। इसमें भारतीय संसाधनों, विशेषज्ञता, प्रतीकों, डिजाइनों को इस्लामी, मुख्यतः ईरानी शैली में आत्मसात किया गया। मेहराब और गुंबद जैसी विशेषताओं को घंटों, स्वास्तिक, कमल और कलश जैसे हिंदू प्रतीकों के साथ जोड़ा गया।
कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे जैसे तुगलक कालीन विभिन्न स्मारक दिल्ली सल्तनत के काल की वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। मुगल काल के स्मारकों में हिंद इस्लामी शैली के आत्मसात करने की प्रक्रिया ज्यादा गहरी है। 5 महल, बीरबल का महल और इबादतखाना जैसे फतेहपुर सीकरी के स्मारक, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, आगरा का एतमाददौला का मकबरा और साथ ही ताजमहल मुगल वास्तुकला की शानदार मिसालें हैं। प्रश्न 17। इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है? इसके किन्हीं 3 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर। इस्लाम की शिक्षाएं सीधी सादी हैं। इस्लाम शब्द का अर्थ है धर्म की अधीनता और पालन, अर्थात ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण। इसके अनुयायी मुस्लिम या मुसलमान कहलाए। इस्लाम के अनुसार ईश्वर एक है। मुसलमान हजरत मोहम्मद को आखिरी और महानतम पैगंबर मानते हैं। वे यहूदियों और ईसाइयों के पैगंबरों को भी मान्यता देते हैं। मुसलमान मानते हैं कि कयामत या महाप्रलय आएगी और नेक तथा अच्छे लोगों को जन्नत में शाश्वत जीवन मिलेगा, जबकि दुष्ट और पापी लोगों को जहन्नुम की आग में हमेशा के लिए झुलसना होगा। नेक जीवन बिताने के लिए कुरान की हिदायत पर अमल करना होगा, जो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। कुरान को उन संदेशों का संकलन माना जाता है, जो हजरत मोहम्मद को ईश्वर से मिले थे। इन कदमों में सदाचार और दया करुणा का जीवन बिताना, निश्चित समय पर नमाज और रोजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान करना, हज मक्का की तीर्थ यात्रा करना और कुरान का पाठ करना शामिल है। कुरान के अतिरिक्त मुसलमानों को सुन्नत या हजरत मोहम्मद के वचनों और आदर्शों और हदीस या पैगंबर की शिक्षाओं पर अमल करना होता है। इस्लाम में अल्लाह और इंसान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं है। वहाँ पुरोहित नहीं है, बस धार्मिक विद्वान या आलिम है, जो धर्म और धार्मिक कानूनों पर टिप्पणी कर सकते हैं। इस्लाम तमाम लोगों की बराबरी की शिक्षा देता है। उसूलों के मामले में यहूदी और ईसाई धर्म के साथ इस्लाम की बड़ी समानता है। प्रश्न 18। सामंतवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर। रोमन और जर्मन समाज के मिलन से एक नई संस्था सामंतवाद का उदय हुआ। यह एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठन की एक पद्धति है जो यूरोप के मध्यकाल की विशेषता बनी। ताकतवर जर्मनी सरदारों ने राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया। राज्य ने उन्हें राजनीतिक और न्यायिक अधिकार सौंपे। राजनीतिक प्रभुत्व का एक श्रेणीबद्ध संगठन निर्मित हुआ। इस संगठन के शीर्ष पर राजा था। उसके नीचे बड़े सामंत ड्यूक और अर्ल के नाम से जाने जाते थे। उनके नीचे छोटे सामंतों को बैरन कहा जाता था। सारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थी। तो कुल मिलाकर इस पाठ से हमने क्या सीखा? 1. मध्यकाल को एक अंधकार में काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दौरान विश्व के अनेक हिस्सों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हुआ। 2. मध्यकाल में यूरोप के समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था सामंतवाद थी। 3. सामंती व्यवस्था में राजनीति एकाधिकार का एक क्रमिक संगठन होता था। आर्थिक रूप से सामंतवाद की विशेषता भूदासता और उत्पादन की मिनर प्रणाली थी। 4. सामंती व्यवस्था स्थिर नहीं थी। यह खुशहाली और संकट के सिलसिलों से गुजरी। 5. यूरोप में 10वीं सदी से पहले के दौर में सांस्कृतिक उपलब्धियों का स्तर बहुत निम्न था। 10वीं सदी के बाद खुशहाली के दौर के आने के बाद सांस्कृतिक जीवन में सुधार आया। विद्या और बौद्धिक विकास फलने फूलने लगा। इस्लाम एक नया धर्म था जिसे मोहम्मद साहब ने 7वीं सदी में शुरू किया। इसके नियम आसान है। 6. इस्लाम दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैला। 7. करीब 1500 ईस्वी तक इस्लामी संस्कृति और समाज बहुत हद तक सर्वदेशीय और गतिशील थे। यह सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास की बुलंदियों का साक्षी बना। 8. तुर्कों और मुगलों के आगमन से भारत में संप्रभुता और शासन के नए विचार आए। एकता प्रणाली, जागीरदारी तथा मनसबदारी प्रणालियां मुख्य प्रशासनिक इकाइयां थीं। 9. भारत में मध्यकाल आर्थिक विकास का दौर था। 10. मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में विभिन्न परंपराओं का अनूठा संश्लेषण हुआ। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.